कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं प्लैनेट वेजिटा को। इस मोड पर ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर गोकू का जन्म होता है और ये टाइम प्लैनेट वेजिटा पूरी तरीके से सही सलामत है। इस मोड पर हम देखते हैं कि बारडॉक अपने मिशन से लौट जाता है और वो अपने मिशन से लौटने के बाद सीधा अपने घर की ओर निकल लेता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तब उसकी मुलाकात होती है उसके बेटे से यानी कैकेरॉट से। और इस मोड पर जो बारडॉग है वो अपने बेटे के पावर लेवल को देखने लग जाता है अपनी स्काउटर की मदद से, और वो देखता है कि उसके बेटे का पावर लेवल 0 है, सीरियसली 0। पर जब कैकेरॉट एकदम से रोने लग जाता है तब बारडॉग एक चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। इस मोड पर कैकेरॉट का पावर लेवल 0 से काफ़ी ज़्यादा आगे आने लग जाता है और एकदम से बारडॉग का जो स्काउटर है वो टूट जाता है। और इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो बारडॉग का बेटा कैकेरॉट है उसका पावर लेवल 10,000 के आगे है। इस मोड पर बारडॉग को इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा था। बारडॉग जल्दी से जाकर 2-3 स्काउटर्स को लेके आता है और जब वो उससे चेक करता है तब भी उन तीनों स्काउटर के साथ सेम चीज़ होती है, वो तीनों ही स्काउटर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। इस मोड पर बारडॉग और गिने इन दोनों को ही ये समझ में आ जाता है कि अगर ये चीज़ किंग वेजिटा को गलती हुई पता चल जाती है तो फिर वो लोग यहाँ पर कैकेरॉट की जान ले लेंगे। और बारडॉगी ने दोनों ही नहीं चाहते कि उनके बेटे की ऐसे मौत हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने एक काफ़ी अलग रास्ता चुना। वो ये था कि वो अपने बेटे को किसी और प्लेनेट पर भेज देंगे। और बारडॉग ने एक प्लेनेट को काफ़ी नए नए टाइम में डिस्कवर किया था और उस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट अर्थ। वो लोग अपने बेटे कैकेरॉट को वहाँ पर भेज देते हैं। इस मोड पर बारडॉग के तीनों ही बच्चे अब एक सेफ लोकेशन पर है और यहाँ पर जो गिने हैं उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे थे। इसकी वजह सिंपल है क्योंकि गिने ने अपने दोनों ही बेटों को उनके मिशन पर जाने दिया और यहाँ पर उसका तीसरा बेटा भी उनसे अलग हो चुका है। और फिर बारडॉग गिने को फ्रीज़ा के बारे में बताता है कि फ्रीज़ा काफ़ी जल्द प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने आने वाला है, तो फिर मुझे सबसे पहले तो किंग वेजिटा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। गिने कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किंग वेजिटा तुम्हारी बात सुनेंगे क्योंकि तुम और मैं हम दोनों ही एक लो क्लास वॉरियर है, हमारी बातों को सुना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर आखिर वो टाइम आ जाता है जब फ्रीज़ा प्लैनेट वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और बारडॉग तैयार हो जाता है अकेले हज़ारों से बैटल करने के लिए। और बारडॉग काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था सिचुएशन को। बट कहानी में तभी एक काफ़ी अलग मोड आ जाता है। हम देखते हैं बारडॉग सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब बारडॉग सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरीके से उठ जाता है। इस मोड पर फ्रीज़ा के सोल्जर्स को बारडॉग अपनी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर फ्रीज़ा आ जाता है और फ्रीज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन पावर वो इस मोड पर बारडॉग के पावर लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। इस मोड पर हज़ारों सोल्जर्स के सामने बारडॉग कुछ भी नहीं कर सकता था और ऊपर से वहाँ पर फ्रीज़ा आ गया था। फ्रीज़ा एक इतना पावरफुल अटैक करता है कि बारडॉग उस अटैक के अंदर जैसे पूरी तरीके से दब जाता है। और यहाँ पर जो बारडॉग है उसे अचानक से एक विजन आती है। असल में बारडॉग को यहाँ पर काफ़ी सारी विजन आई थी, पर मैं उन सारी विजन में से आपको सिर्फ एक ही विजन बताने वाला हूँ और वो एक विजन ये है कि जब गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में होता है तब वहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ को देखकर जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो गोकू को रिस्पेक्ट करने के लिए उठ खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो बारडॉग है वो समझ जाते हैं कि ये सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके बेटे को रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। इन विजन्स को देखकर बारडॉग के चेहरे पर हम एक स्माइल को देख सकते हैं। यहाँ पर बारडॉग की जो पीपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है क्योंकि वो जानता है यहाँ पर फ्रीज़ा भले ही उसकी जान ले ले पर फ्यूचर में जाकर बारडॉग का बेटा ही फ्रीज़ा की जान लेगा। इस विजन को बारडॉग देख चुका है और उसके चेहरे की स्माइल काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को देख लिया है। इस मोड पर प्लैनेट वेजिटा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट अर्थ पर। हम देखते हैं यहाँ पर मिनी कैकेरॉट को, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं गोकू को जो अपने स्पेस पॉड में होता है और यहाँ पर दूर से उसे ग्रैंडपा गोहान देख लेते हैं। सारी चीज़ें मेन टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ती है, पर मेन टाइमलाइन के हिसाब से गोकू थोड़ा बहुत वीक था, पर इस टाइमलाइन में गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हद से ज़्यादा पावरफुल है और वो काफ़ी सारे कामों को एकदम आसानी से कर देता था। मेन टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है और इस टाइमलाइन में उसकी मुलाकात चीची से भी होती है। गोकू की लाइफ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ती है और वो मोमेंट आ जाता है जब होता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। उसके अंदर गोकू पार्टिसिपेट करता है और वो उसके अंदर जीत जाता है, पर वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में उसकी मुलाकात होती है चीची से। उस टूर्नामेंट के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद गोहान का जन्म होता है। एक दिन गोकू अपने बेटे गोहान को लेकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उसके दोस्त कौन थे, उसके मास्टर रोशी, बुल्मा, क्रिलिन। जब वो उनके आइलैंड पर पहुंचता है तब वो गोहान को हर की से इंट्रोड्यूस करता है और गोहान को देखकर वो सब भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। पर हाँ, फिर वो
गोकू के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब गोकू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी खुद की भी अब फैमिली है। इस मोड पर गोकू अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, पर दूसरे साइड हम देखते हैं एक साइंस स्पेस पॉड पृथ्वी की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो स्पेस पॉड अर्थ पर लैंड करता है, जो उस स्पेस पॉड में ट्रैवल कर रहा था वो सबसे पहले पिकोलो के पावर लेवल को देखकर पहले पिकोलो के पास आता है, क्योंकि उसने पिकोलो को गोकू समझ लिया था। और यहाँ पर जब पिकोलो उसे देखता है तब हम देखते हैं रेडिट्स को, जो गोकू का बड़ा भाई है। पहले तो रेडिट्स की मुलाकात पिकोलो से होती है, फिर बाद में रेडिट्स को अपने स्काउटर पर और एक पावर लेवल दिख जाता है और यहाँ पर जो रेडिट्स है वो उस सेकेंड पावर लेवल की तरफ जाने लग जाता है और ये पावर लेवल होता है गोकू का। गोकू भी रेडिट्स के पावर लेवल को समझ लेता है और वो इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाता है कि कोई यहाँ पर आने वाला है, हो सकता है ये एक दुश्मन हो। और यहाँ पर जब रेडिट्स पहुँच जाता है तब रेडिट्स और गोकू दोनों ही आमने सामने होते हैं। जब रेडिट्स गोकू के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है तब उसका स्काउटर एकदम से ब्लास्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोकू का पावर लेवल है वो 20,000 से काफ़ी ज़्यादा है और जो स्काउटर्स है वो 10,000 पर भी ब्लास्ट होते हैं। और यहाँ पर जो रेडिट्स है वो समझ जाता है कि उसका छोटा भाई यहाँ पर बिल्कुल भी वीक नहीं है। वो उसे साइयन हिस्ट्री के बारे में बताता है और गोकू को साइयंस की ये हिस्ट्री जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर जैसी चीज़ मेन टाइमलाइन में होती है जहाँ पर रेडिट्स गोहान को किडनैप करने की कोशिश करता है, इस टाइमलाइन में वो चीज़ नहीं होती। इस टाइमलाइन का रेडिट्स काफ़ी अच्छे से जानता है कि उसका भाई यहाँ पर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। अगर गलती हुई तो फिर गोकू रेडिट्स को मारने में ज़रा सा भी हिचकेगा नहीं। और यहाँ पर रेडिट्स इस बात को समझकर शांति से गोकू की सारी बातें मान लेता है और उसे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पहले से वार्न कर देता है। इस मोमेंट पर रेडिट्स प्लैनेट अर्थ पर शिफ्ट हो जाता है और रेडिट्स को देखने, उसकी खबर लेने वहाँ पर पहुँच जाता है वेजिटा। इस मोड पर जब वेजिटा वहाँ पर पहुँचता है तब रेडिट्स उसके पावर लेवल को सेंस कर लेता है और रेडिट्स उस दिशा में निकल पड़ता है जिस दिशा में वेजिटा होता है। इस मोड पर वेजिटा और नापा दोनों ही अपने स्काउटर्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पर जो वेजिटा और नापा है उन्हें ऐसा लगता है कि जो रेडिट्स का भाई है यानी कि गोकू मतलब कि कैकेरॉट ने रेडिट्स को यहाँ पर जान से मार दिया है। जब रेडिट्स और नापा दोनों ही अपने स्काउटर्स को चालू करते हैं वैसे ही उन्हें एक 10,000 पावर लेवल अपनी तरफ आता दिख जाता है। जब रेडिट्स वेजिटा और नापा इन दोनों के पास पहुंच जाता है तब यहाँ पर रेडिट्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बट वेजिटा और नापा दोनों ही रेडिट्स की कोई भी बात नहीं सुनते। इवन तो वो अभी रेडिट्स को ही डांट रहे थे। यहाँ पर रेडिट समझ जाता है कि वेजिटा और नापा ये दोनों ही लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। कई मोमेंट पर हम ये भूल जाते हैं कि वेजिटा जब आया था तब वो कितना बड़ा राक्षस था। यहाँ पर वेजिटा रेड्स की कोई भी बात ठीक से समझ नहीं पाता, पर हाँ वो एक बात समझ पाता है और वो है ड्रैगन बॉल्स की। और यहाँ पर बात में रेड्स वेजिटा को ये भी बता देता है कि ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन कहाँ पर है और ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन है बुल्मा के घर पर। और यहाँ पर जैसे ही वो ये सुनता है कि उसकी एक विश पूरी होगी, वेजिटा अपने माइंड में ही एक अलग प्लान बना लेता है। सबसे पहली चीज़ वो करेगा, वो पहले तो उस लोकेशन को ढूंढेगा, फिर वो उस अर्थलिंग की जान लेगा यानी बुल्मा की जान लेगा, उन सारे ड्रैगन बॉल्स को उठाएगा और एक विश मांगेगा और वो ये विश रहेगी कि उसे इमॉर्टल कर दिया जाए और फिर वो प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस मोड पर वेजिटा का काफ़ी बड़ा बैड लक था, क्योंकि वहाँ पर गोकू भी था। गोकू ये सारी चीज़ें जैसे ही सुनता है वो काफ़ी तेज़ से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वो वेजिटा पर एकदम से अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए नापा आगे आता है, बट यहाँ पर गोकू अपनी पूरी पावर्स को अनलिश कर देता है, मतलब कि अब वो लेजेंडरी सैयन की पावर्स को अनलिश कर देता है। इस मोड पर गोकू को सेंस करते ही यहाँ पर जो नापा है वो वेजिटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, पर कुछ सेकंड्स के अंदर गोकू उसकी पूरी तरीके से बुरी हालत कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नापा का पावर लेवल 7,000 है और गोकू का पावर लेवल 20,000 से भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो नापा की स्ट्रेंथ है वो गोकू के आगे कुछ भी मैटर नहीं करती। यहाँ पर गोकू पीट के उसकी बुरी हालत कर देता है। यहाँ पर नापा के बाद बारी आती है वेजिटा की। इस मोड पर वेजिटा ने कहा था कि वो बुल्मा की जान ले लेगा, इसकी वजह से गोकू एकदम से वेजिटा के ऊपर पूरी तरीके से लॉन्च कर देता है। जितना ब्रूटली उसने नापा को नहीं मारा था वो उससे 10 टाइम ब्रूटली वेजिटा को पीटता है और यहाँ पर वेजिटा के पास कोई भी चांस नहीं था। एक मिनट रुक जाओ, शायद से मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं बताई। वो इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ड्रैगन बॉल सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि गोकू काफ़ी इनोसेंट तरीके से रहता है और किसी को ऐसे जान से मारना प्रेफर नहीं करता, बट इसकी एक काफ़ी बड़ी वजह है। असल में जब गोकू छोड़ा था तब उसकी मुलाकात एक एंड्रॉयड से हुई थी और उस एंड्रॉयड ने गोकू को ये कहा था कि अगर तुम इसे जान से मार देते हो तो फिर तुम में और इस विलन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर वो चीज़ गोकू समझ लेता है, पर इस टाइमलाइन के अंदर उस एंड्रॉयड की गोकू से मुलाकात नहीं हुई है।
मतलब कि यहाँ पर गोकू काफी सारी जाने पास में ले चुका है। इस मोड़ पर वेजिटा सीधा बुल्मा के आगे आकर गिरता है। इस मोड़ पर जब वेजिटा की आँख खुलती है तब वो अपने आप को एक रूम में पाता है और यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करी गई है और वो थोड़ी देर पहले मरने वाला था। ये एक्सपीरियंस वेजिटा के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर जब वो अपने साइड में देखता है तब वो देखता है कि उसके साइड में एक लेडी इस मोड़ पर डेस्क पर सो रही थी और यहाँ पर वेजिटा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे उठाकर पूछ सके कि आखिर वो है कौन, और यहाँ पर उसके साथ कोई और भी था। तभी बुल्मा जाग जाती है और वो वेजिटा को कुछ टैबलेट्स देती है खाने के लिए और यहाँ पर वेजिटा उन टैबलेट्स को खाने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ पर अचानक से रेडिट्स आ जाता है। रेडिट्स इस मोड़ पर बुल्मा से कहता है, मिस बुल्मा आप क्या ज़रा बाहर जा सकती है, इस मोड़ पर मुझे अपने फ्रेंड से कुछ बातें करनी है। और यहाँ पर रेडिट्स वेजिटा को चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो सबसे पहली चीज़ ये बताता है कि जो उसका छोटा भाई है यानी कि कैकेरॉट मतलब कि गोकू, वो एक लेजेंडरी सैन है, तो फिर वो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वेजिटा इन दोनों को ही साथ में देखता है। यहाँ पर जो बुल्मा और वेजिटा है इन दोनों के इस बॉन्ड को रेडिट्स कहीं ना कहीं समझ पा रहा था, पर वो इन लोगों के सामने इस बारे में बात नहीं करता, ना ही इस बारे में सवाल करता है। वो बुल्मा से सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे ड्रैगन बॉल्स को दोगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स का अभी मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है, मुझे अपने पेरेंट्स को रिवाइव करना है। नो डाउट बुल्मा एक काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है, पर यहाँ पर बुल्मा को भी अपना काम निकलवाना था और उसका काम असल में वो वेजिटा को बोलने वाली थी, बट यहाँ पर जो वेजिटा है वो बुल्मा की बात नहीं सुनता और गोकू अपनी ट्रेनिंग पर है, तो फिर गोकू का यहाँ पर चांस भी नहीं बनता। तो फिर बुल्मा यहाँ पर रेडिट्स खुद बुल्मा के पास आया है, तो फिर बुल्मा के पास एक चांस है रेडिट्स से अपना काम करवाने का। यहाँ पर बुल्मा कहती है कि असल में ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नीचे एक लावा के पॉइंट पर तुम्हें एक ऐसा पत्थर देखने को मिलेगा। वो उस पत्थर की तस्वीर रेडिट्स को दिखाती है और उसे टास्क देती है कि उस पत्थर को लेके आओ, अगर तुम इस पत्थर को लाने में कामयाब हो गए तो फिर मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल्स दूंगी। इस मोड पर हम देखते हैं कि रेडिट्स पूरे 3 दिन लगाकर पूरे अर्थ के एकदम नीचे जाकर ढूंढता है, बट फिर भी उसे 3 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता। पर चौथे दिन उसे काफ़ी सारे पत्थर मिल जाते हैं और वो उन पत्थरों को लेकर उसे बुल्मा के हवाले कर देता है और फिर बुल्मा अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करती है और बदले में यहाँ पर रेडिट्स को मिल जाते हैं ड्रैगन बॉल्स। फिर रेडिट्स वेजिटा ये दोनों ही काफ़ी शांत जगह देखते हैं और वहाँ पर जाकर शेनरॉन को समन करते हैं और यहाँ पर रेडिट्स विश मांगता है कि मेरे पेरेंट्स को रिवाइव कर दो। इस मोड पर शेनरॉन गिने को तो रिवाइव कर देता है, बट इस मोड पर रेडिट्स बारडॉक के बारे में पूछता है। फिर शेनरॉन रेडिट्स को रिप्लाई करता है कि मैं कभी किसी ऐसे को रिवाइव नहीं कर सकता जो पहले से जिंदा हो। जैसे ही गिने रेडिट्स को देखती है, गिने एक काफ़ी पावरफुल पंच रेडिट्स के चेहरे पर मार देती है और यहाँ पर रेडिट्स एकदम के लिए पीछे हो जाता है। गिने इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही थी और यहाँ पर जब उसकी नज़र वेजिटा पर जाती है तब थोड़ी देर के लिए वो भी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो फाइनली रेडिट्स को पहचान जाती है कि ये उसका ही बेटा है। और सबसे पहला सवाल जो गिने पूछती है वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है और क्या तुम कैकेरॉट से मिले। इस मोड पर रेडिट्स गिने की सारी बातों का रिप्लाई करता है और यहाँ पर जो गिने है वो एक काफ़ी अलग बॉम्ब फोड़ देती है। वो कहती है क्या तुम जानते हो तुम्हारा भाई मतलब कि कैकेरॉट 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला सुपर सैन नहीं है, 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला सुपर सैन असल में तुम्हारे डैड है। और यहाँ पर गिने जिक्र करती है गोल्डन हेयर्स का और यहाँ पर ऑरा का, उसके पावर लेवल के एकदम से बढ़ जाने का। और इस चीज़ को सुनकर इस मोड पर वेजिटा और रेडिट्स गिने की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, पर इस मोड पर शेनरॉन उनके सामने था, तो फिर दूसरी विश में ये पूछ लेते हैं कि आखिर गिने ये जो बात कर रही है क्या वो बात सच है। और यहाँ पर शेनरॉन रिप्लाई करता है कि जो बातें गिने कर रही है वो सच है भी और नहीं भी, क्योंकि सारे ही सेंस के अंदर सुपर सेन के अंदर बदलने का पोटेंशियल होता है, बस वो उसे यूज़ करना नहीं जानते, मतलब कि वो ट्रेनिंग नहीं करते, इसकी वजह से वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। और हाँ, लेजेंडरी सुपर सेन असल में बारडॉक ना होकर कैकेरॉट ही है। इस मोड पर शेनरॉन इस बात को कंफर्म करता है। इस मोड पर हम सभी जानते हैं कि शेनरॉन 3 विशेस को पूरा करता है और यहाँ पर जो रेडिट्स है वो अपनी तीसरी विश मांगने वाला होता है और वो ये विश मांगता है कि मेरे डैड को वो जहाँ कहीं पर भी हो उन्हें प्लैनेट अर्थ पर हमारे सामने टेलीपोर्ट किया जाए। और शेनरॉन इस मोड पर इस विश को पूरी करने से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे पावर्स के काफ़ी ज़्यादा बाहर है, क्योंकि वो किसी और ही डायमेंशन में है। इस मोड पर रेडिट्स गिने को लेकर से चले जाता है गोकू चीची के घर पर और वो गिने को गोकू चीची के घर पर रख देता है और यहाँ पर वो चीची को और गिने को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर रेडिट्स बाहर जाने लग जाता है। असल में इस मोड पर रेडिट्स
उन पत्थरों को ढूंढने आया था जिन पत्थरों की मदद से जो बुल्मा है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करती है, और रेडिट्स कुछ दिनों के अंदर काफ़ी सारे पत्थरों को ढूंढ देता है। वो इन पत्थरों को लेकर सीधा बुल्मा के पास जाता है और बुल्मा के पास जाकर वो उसे एक सैंड पॉट को बनाने की मांग करता है। इस मोड पर बुल्मा उसे एक सैंड पॉट बनाकर दे देती है और रेडिट्स उस सैंड पॉट की मदद से 2 साल तक ट्रैवल करता है। पर 2 साल ट्रैवल करने के बाद भी उसे अपने डैड बारडॉग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि काफ़ी बार तो वो फ्रीजा सोल्जर के हाथों लगते लगते बचा है। और यहाँ पर रेडिट्स ये डिसाइड करता है कि अब वो प्लैनेट अर्थ पर जाएगा। पर हाँ, इतना ट्रैवल करने की वजह से उसे प्लैनेट नेमिक के ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल चुका है। जब रेड्स प्लैनेट अर्थ पर आता है तो गिने उसे काफ़ी ज़्यादा डांट देती है। इसकी एक काफ़ी बड़ी वजह है क्योंकि इस मोड पर गिने एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानती है कि जो उसका हस्बैंड यानी बारडॉग है वो कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो सर्वाइव करेगा, और वो सर्वाइव कर कर वापस अपने घर ज़रूर आएगा। बस उन्हें यहाँ पर इंतज़ार करना है। इतना भरोसा होने के बाद जब गिने ये कह देती है कि अब तुम्हें अपने काम से काम रखना है, मतलब कि तुम्हें अर्थ पर रहकर अब अपनी भी फैमिली क्रिएट करनी है और अपने भी एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करना है। फिर गोकू भी अपनी किंग काइट की ट्रेनिंग से वापस आ जाता है। जब गोकू अपने किंग काइट की ट्रेनिंग से वापस आता है तब उसकी मुलाकात गिने से होती है। पहले तो गोकू गिने को बिल्कुल भी पहचानता नहीं, बट इस मोड पर गिने जब सारी चीज़ें गोकू को बताती है तब गिने और गोकू दोनों ही काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इस मोड पर रेडिट्स गोकू से बात करता है एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिस प्लैनेट को हम सभी जानते हैं, और वो प्लैनेट है प्लैनेट नेमिक। वहाँ के ड्रैगन बॉल्स की मदद से हो सकता है वो अपने फादर को प्लैनेट अर्थ को टेलीपोर्ट कर सके। फिर सीन थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्लैनेट नेमिक को सारे ही इवेंट सेम हो रहे थे ऑलमोस्ट। इस मोड पर प्लैनेट नेमिक पर फ्रीजा भी था, पर यहाँ पर जो फ्रीजा है वो अपनी लाइफ की काफ़ी बड़ी गलतियाँ करता है। वो पहले तो हर किसी को मार देता है, रेडिट्स वगैरह, पर इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा दूर था। फिर जब गोकू अवेक होता है तब जो फ्रीजा है वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करता है। वो गोकू के सामने जो गोहान है उस पर अटैक करता है और गोहान की जान ले लेता है। गोहान की डेथ के बाद गोकू काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है सुपर सैयन में, लेजेंडरी सुपर सैयन में। और इस मोड पर बुल्मा और पिकोलो वो दोनों सारी चीज़ें जानते थे, बट वो इस मोड पर देखते हैं कि फ्रीजा का ध्यान पूरी तरीके से गोकू के ऊपर है और गोकू भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो किसी ना किसी को तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा। इस मोड पर बुल्मा और पिकोलो दोनों ही वहाँ से पतली गली लेकर निकल लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू को जो इस मोड पर लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसके बाद एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसके बाद ग्रीन कलर के हो जाते हैं। बट सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जब गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब गोकू उस ट्रांसफॉर्मेशन में अपने होश और आवाज़ पर था, पर जब वो लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका खुद के ऊपर होश नहीं रहता। इस मोड पर फ्रीजा ये सब देख रहा था। फ्रीजा को ये काफ़ी वियर्ड लगता है, बट हाँ वो समझ जाता है कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन अब उसकी खटिया खड़ी करने वाला है, तो फिर वो ऐसे ही खड़े नहीं रह सकता था। तो फिर गोकू जब ट्रांसफॉर्म कर रहा था तभी फ्रीजा उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी डेथ बीम से गोकू के ऊपर अटैक करता है, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब फ्रीजा एक काफ़ी पावरफुल पंच गोकू को मारने जाता है, पर इस पंच का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि फ्रीजा का हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। फ्रीजा और गोकू इन दोनों की बैटल की वजह से प्लैनेट नेमिक पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। और इस मोड पर जो गोकू है वो पूरी तरीके से प्लैनेट नेमिक को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसे सारे नेमिकियंस को लगता है। इसकी वजह से सारे ही नेमिकियंस प्लैनेट नेमिक को छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गोकू और फ्रीजा ये दोनों ही उस प्लैनेट पर अकेले थे। इस मोड पर सीन जाता है प्लैनेट नेमिक पर। हम देखते हैं यहाँ पर गोकू फ्रीजा का हाथ तोड़ तो देता है, साथ में वो उसके चेहरे पर एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। यहाँ पर फ्रीजा खुद को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और वो गोकू के ऊपर काफ़ी सारे की अटैक्स करने लग जाता है, बट गोकू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू उसे लगातार किक्स मारे जा रहा था, उसे पंचेस मारे जा रहा था, और यहाँ पर फ्रीजा के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर गोकू को फाइनली होश आ जाता है। जब गोकू को फाइनली होश आ जाता है तब वो फ्रीजा को मार मार के उसकी जान ले लेता है। और इस मोड पर गोकू ये समझ जाता है कि प्लैनेट नेमिक काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, और इस मोड पर गोकू के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था यहाँ से निकलना। और फिर कुछ टाइम देखने के बाद उसे दिख जाती है फ्रीजा फोर्स की शिप। इस मोड पर गोकू सीधा उस शिप के अंदर बैठ जाता है, पर गोकू को वहाँ के कंट्रोल समझ नहीं आ रहे थे। इस मोड पर गोकू उन सारे ही बटन्स को क्लिक कर देता है, और सारे ही बटन्स को क्लिक करने की वजह से इस मोड पर वो जो शिप है वो स्टार्ट हो जाती है और कहीं रैंडम जगह पर जाने लग जाती है।
उस जगह के बारे में गोकू भी नहीं जानता था। ये शिप जा कहाँ रही है, गोकू को इसका कोई भी आइडिया नहीं था। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए गोकू की जान भी जान आती है और गोकू बेहोश हो जाता है। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोकू फाइनली एक प्लैनेट पर पहुंच चुका है और जब गोकू को होश आता है तब वो जब बाहर देखता है तब वो देखता है कि उसके शिप के आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग वेपन्स लेके खड़े हैं। इस मोड पर गोकू जैसे ही शिप से बाहर निकलता है वैसे ही एक यार्ड आर्ट, मतलब कि ये प्लैनेट यार्ड आर्ट है। यहाँ का एक यार्ड आर्ट गोकू को देखकर ये कहता है ये तो एक सेन है, मतलब कि हमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर प्लैनेट यार्ड आर्ट के लोग गोकू को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि कहीं ना कहीं वो गोकू को पहले देख चुके हैं या फिर उससे मिल चुके हैं। पर यहाँ पर जो गोकू है वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है और इस प्रॉब्लम को समझने के बाद जो प्लैनेट यार्ड आर्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जिनकी मदद से तुम तुम्हारे घर वापस जा सकते हो। इस मोड पर गोकू उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करता है, उनकी टेक्निक्स को सीखता है। पर उसे एक दिन ये पता चलता है कि उनके प्लैनेट पर एक साइंस स्पेस पॉड है और वहाँ पर अर्थ की लोकेशन डाली गई है। तो फिर गोकू उस स्पेस पॉड की मदद से चले जाता है प्लैनेट अर्थ की तरफ और इस मोड पर गोकू ने अपनी सुपर सेन को भी मास्टर कर लिया है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी मास्टर किया है। गोकू के एनर्जी की को सेंस करने के बाद काफ़ी सारे लोग गोकू के पास आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों से मेरा मतलब है जो जी फाइटर्स है, वेजिटा है, वो लोग गोकू के पास आ जाते हैं क्योंकि जब ड्रैगन बॉल्स की मदद से उन्हें रिवाइव किया गया तब गोकू को भी रिवाइव करने की कोशिश करी गई पर गोकू रिवाइव नहीं हुआ। इस मोड पर वेजिटा गोकू के आर्मर को देखकर ही बताता है कि गोकू प्लैनेट यार्ड आर्ट पर था। बट इस मोड पर गोकू ट्रैवल कर रहा था साइन पॉड की मदद से। ये देखकर वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वेजिटा और रेड्स ये दोनों उस साइन पॉड की काफ़ी ज़्यादा पास जाते हैं देखने के लिए। वो गोकू से इस मोड पर ज़्यादा बातें नहीं करते, वो उस साइन पॉड के पास जाते हैं और जब वो उस साइन पॉड को काफ़ी ध्यान से देखते हैं तो उस पर बारडॉग का नाम लिखा हुआ था। इस मोड पर जो गिने है वो गोकू को काफ़ी ज़ोर से हक करती है क्योंकि इस मोड पर गोकू ने उसका पूरा बदला ले लिया है, मतलब कि उसने फ्रीज़ा की जान ले ली है। इस चीज़ को सुनकर गिने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ये नहीं देखते कि गोकू किस चीज़ से ट्रैवल कर रहा था, बट जब रेडिट्स उसे बताता है तब वो इस मोड पर शॉक तो होती है पर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड को एक काफ़ी बुरी आदत थी, वो जब भी ट्रैवल करते तो फिर 5 से 7 लोगों के साथ ट्रैवल करते, तो फिर अगर उनका स्पेस पॉड गलती से भी कहीं और छूट जाता तो फिर वो उसे बार बार देखते नहीं रहते, वो अपने फ्रेंड के स्पेस पॉड के अंदर ही ट्रैवल करते। तभी वेजिटा अपने दिमाग को दौड़ाने लग जाता है। इस मोड पर वो सबसे पहला सवाल पूछता है आखिर ये स्पेस पॉड वहाँ पर गया कैसे, क्योंकि मेरे डैड यानी किंग वेजिटा ने कह के रखा था कि प्लैनेट या डैड को कोई भी सेट कभी भी लाइफ में विजिट नहीं करेगा, उस प्लैनेट को फ्रीज़ा फोर्स ही हैंडल करेगी। अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो फ्रीज़ा फोर्स के हवाले, साइंस को उससे लेना देना नहीं होना चाहिए और उस प्लैनेट को विजिट करने से साफ साफ मना किया गया था। तो आखिर बारडॉग का स्पेस पॉड वहाँ पर क्या कर रहा है। इस मोड पर जो रेड्स है एक टाइम के लिए वो भी सोचने लग जाता है कि आखिर जब किंग वेजिटा ने मना किया था तो आखिर बारडॉग का वहाँ पर जाने का क्या रीज़न बनता है। वो भी सोच में पड़ जाता है और ये सवाल गिने से भी पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। फिर टाइम थोड़ा सा बीतता है, यहाँ पर गोकू, रेडिट्स ये सभी काफ़ी अच्छे से रहने लग जाते हैं। इस मोड पर सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुली चल रही थी, बट कहीं ना कहीं रेडिट्स को अपने डैड की याद आ रही थी और कुछ टाइम के बाद रेडिट सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि रेडिट सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सके और इस मोड पर जब रेडिट सुपर सेन 1 को अचीव करता है तब वेजिटा भी इस रेस में लग जाता है। इस मोड पर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी चल ही रही थी कि और एक कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसका नाम है टर्लस। और ये कैरेक्टर, इसे हल्का समझने की गलती मत करना, ये बचपन में प्लैनेट वेजिटा को छोड़ चुका था क्योंकि इसके भाई यानी रेड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो चलो इस कैरेक्टर के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये कैरेक्टर एक असैसिन है और ये गोकू का बड़ा भाई है और रेड्स का छोटा भाई। इसके अपने भाई के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनी। और यहाँ पर एक बात ये है कि गिने इस मोड पर बारडॉग को काफ़ी अच्छे से जानती है क्योंकि वो उसकी वाइफ है। पर जो रेडिट्स है, रेडिट्स कभी अपने डैड के साथ मिशन पर नहीं गया, पर टर्लस अपने डैड्स के साथ काफ़ी सारे मिशन पर जा चुका है। इसकी वजह से उसे बारडॉग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन गिने को भी नहीं है। जब टर्लस को प्लैनेट अर्थ पर थोड़ा सा टाइम बीत जाता है और जब वो प्लैनेट अर्थ पर काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है तब रेडिट्स और वेजिटा ये दोनों ही उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर बारडॉग प्लैनेट यार्ड पर क्या कर रहा था। और यहाँ पर टर्लस एक काफ़ी वियर्ड चीज़ को इन लोगों के सामने रखता है। वो बताता है कि जब उसके डैड अलग प्लैनेट पर एक मिशन के लिए गए थे तब वो मिशन टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही कंप्लीट हो गया था। इसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। पर जो बारडॉग है
उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रेडिट्स को और गोकू को इन दोनों को ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। वो ये बताता है कि जो बारडॉग का फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम क्योरो था, वो एक बार एक मिशन नहीं कर पाया। इसकी वजह से फ्रीजा के एक सोल्जर ने क्योरो की जान ले ली और इस मोमेंट पर बारडॉग को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। बारडॉग हमेशा एक पॉइंट को देखता जिस पॉइंट पर फ्रीजा का वो सोल्जर अपनी टीम के साथ अकेला होता, और वो एक पॉइंट बारडॉग को मिल जाता है। और वो पॉइंट था कि फ्रीजा ने अपने सोल्जर्स को फ्लैट यार्ड आर्ट को डिस्ट्रॉय करने को कहा था। इसकी वजह से सारे सोल्जर्स वहाँ पे चले गए थे और बारडॉग के वो सभी हत्थे लग गए। इस मोड पर नापा टर्लस की ये सारी बातें सुन रहा था। नापा को एकदम से स्ट्राइक होता है। वो कहता है कि केरो नो डाउट बारडॉग का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, बट फिर भी बारडॉग उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। वो बाकी लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड था और हर किसी को फ्रीजा के सोल्जर्स ने मारा है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि बारडॉग ने काफ़ी सारे फ्रीजा के सोल्जर्स की जान ले ली हो पास्ट में। इस मोड पर बुल्मा अपना माइंड लगाती है और यहाँ पर वो ये कहती है कि हो सकता है कि जो तुम्हारे डैड बारडॉग है वो काफ़ी सारे फ्रीजा सोल्जर्स को मारने के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने काफ़ी सबकी तो जान ली। इस प्लैनेट से उस प्लैनेट पर वो जाने लग गए, बट एक प्लैनेट पर हो सकता है उन्हें टाइम चेम्बर मिल गया होगा। और टाइम चेम्बर ये एक अलग डायमेंशन है। हो सकता है उन्होंने टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने का डिसाइड किया और वो टाइम चेम्बर ट्रेनिंग करने लग गए। उन्होंने टाइम चेम्बर में काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करी, पर हो सकता है तब तक वो दरवाज़ा पूरी तरीके से टूट चुका हो जो टाइम चेम्बर के बाहर जाने का होता है। वो सिर्फ एक रास्ता होता है बाहर जाने का, उसके बाद कोई भी टाइम चेम्बर से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर हो सकता है उस दरवाजे के डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारे डैड वहीं पर फंस गए हो। इस मोड पर टर्लस भी अपनी थ्योरी लगाने लग जाता है, बट तभी बुल्मा और रेडिट्स इन दोनों को इन सभी को स्ट्राइक होता है कि कोई भी बिना खाए पिए इतना टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब कि सीन ऐसा है कि टाइम चेम्बर्स के अंदर काफ़ी कम खाना रखा जाता है और वहाँ पर मुश्किल से 40 दिन का खाना होता है। बाहर की दुनिया का एक दिन वहाँ एक साल के बराबर होता है। तो फिर बारडॉग का वहाँ पर सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर बारडॉग किसी टाइम चेयर में भी नहीं हो सकता। समय थोड़ा सा बीतता है। हम देखते हैं वेजिटा, टर्लस और इस मोड पर गोहान इन तीनों ने ही सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। इस मोड पर गोकू को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आखिर उसके दोनों भाइयों ने, उसके बेटे ने और उसके दोस्त ने, हर किसी ने सुपर सैयन 1 को अचीव कर लिया है। बस एक कैरेक्टर है जिसके पास सुपर सैयन 1 नहीं है और वो है गिने। इस मोड पर समय का पहिया घूमता है और घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा घूम जाता है। हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स इस मोड पर पास्ट टाइम में आया है ताकि वो गोकू से हेल्प मांग सके, क्योंकि उसके टाइम लाइन में इस मोड पर एंड्रॉयड्स का राज है और यहाँ पर एंड्रॉयड्स पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर गोकू से हेल्प मांगना उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो पास्ट टाइमलाइन में ही इसकी वजह से आया है। पर जो ट्रंक्स है उसका लक काफ़ी अच्छा है। जैसे ही ट्रंक्स फ्यूचर टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन में आता है उसकी मुठभेड़ हो जाती है टीएन के साथ और इस मोड पर ट्रंक्स टीएन को थोड़े बहुत डिफिकल्टी की मदद से हरा देता है। इस मोड पर यह सब सेंस कर जो टर्लस और रेडिट्स है वो दोनों ही वहाँ पर निकल लेते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स टाइमलाइन के हिसाब से होते हैं, पर इनके अंदर चेंजेस आते गए क्योंकि यहाँ पर 3 नए कैरेक्टर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, टर्लस, रेडिट्स और नापा। और सारी चीज़ें टाइमलाइन के हिसाब से आगे चल ही रही थी, बट गोकू इन सब में इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि अब पृथ्वी को बचाने का पूरा काम इनके हाथों पर है। गोकू अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर। इस मोड पर गोकू इन सारे थ्रेड्स पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है। ये सारे थ्रेड्स गोकू के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पर गोकू सेल को काफ़ी इजीली डिफीट कर सकता है, वो बू को काफ़ी इजीली डिफीट कर सकता है, पर वो ये सब खुद नहीं करता। वो गोहान को, वेजिटा को, टर्लस को, रेडिट्स को, इन सबको चांस देता है ताकि ये लोग पावरफुल बन सके और गोकू एक साइड बैठकर ये सब देखता रहता और कभी कभी वो किंग काई के प्लेट पर जाकर ट्रेनिंग करता रहता। वो इसके अंदर ही बिजी हो जाता है। धीरे धीरे कर समय बीतता है और टाइम ऐसा आ जाता है जब गोकू, वेजिटा और टर्लस, रेडिट्स, इवन तो गिने भी काफ़ी हद तक बारडॉग को भूल से जाते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में अभी बारडॉग की इतनी इंपॉर्टेंस फील होती ही नहीं क्योंकि वो उनकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रहे नहीं रहे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस मोड पर ये लोग बारडॉग को 100% भुला चुके हैं और अब बारडॉग कभी भी इनके सामने आए नहीं आए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रही थी, बट तभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जिस टाइम पर जो अपना प्यारा बीरस है वो जाग जाता है। यहाँ पर बीरस, विस ये दोनों बात कर रहे थे और यहाँ पर वो काफ़ी सारे गॉड्स का नाम लेते हैं और तभी बीरस को यहाँ पर स्ट्राइक होता है सुपर सैयन गॉड यामोशी के बारे में और वो इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर
पीरस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद प्लैनेट अर्थ आ जाता है, क्योंकि उसे ये पता चला है कि फ्रीजा को भी एक सैन ने डिफीट किया है। तो फिर हो सकता है वो सैन थोड़ा बहुत पावरफुल हो और वो सुपर सैन गॉड यामुशी के बारे में जानता हो। और इस मोड पर जब पीरस प्लैनेट अर्थ पर आता है तब बुल्मा का बर्थडे होने की वजह से कोई भी वहाँ पर बैटल की बात नहीं करता, ना ही बीरस वहाँ पर बैटल की बात करता है। वो पिज़्ज़ा वगैरह को वहाँ पर इंजॉय करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ के खाने का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इस मोड पर ना जाने मार्जिन बू और बीरस इन दोनों के बीच में एक आइसक्रीम के लिए लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर बीरस अपने असली स्टेट पर आ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। और यहाँ पर जो गिने हैं वो बताती है कि सुपर सैन गॉड कोई असली कहानी नहीं है, वो बच्चों की कहानी है और सुपर सैन गॉड यामुशी नाम का कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस मोड पर वो पीरस के ऊपर भी चिल्लाती है, पर यहाँ पर जो पीरस है वो इस मोड पर गिने को काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है और इस अटैक से गिने बेहोश हो जाती है। जैसे ही बीरस गिने के ऊपर अटैक करता है, एकदम से टर्लस, रेजेट्स और वेजिटा ये तीनों ही अपनी सुपर सैन 2 के अंदर जाकर बीरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर बीरस के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने की वजह से वो इन तीनों के अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर रहा था अपनी आंखें बंद कर कर। बट एकदम से बीरस अपनी आंखें खोलता है और ये तीनों उसके प्रेशर की वजह से पीछे जाने लग जाते हैं। और ये लोग इस मोड़ पर भी नहीं रुकते, ये फिर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर बीरस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है, मतलब कि प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इस मोड़ पर अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लग जाता है। और फिर वीस थोड़े बहुत पिज़्ज़ा के बॉक्सेस उठाता है और कहता है, तो फिर ये मैं रख रहा हूँ इस प्लैनेट की याद में। और इस मोड़ पर पीरस इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी इस मोड पर ये सारी चीज़ें इतनी सडनली हुई थी कि गोकू को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। बट जैसे जो पीरस है वो पावर अप करता है, वैसे ही गोकू ये सारी चीज़ें सेंस कर कर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर आ जाता है। वो पीरस के एकदम से सामने खड़ा हो जाता है और वो इस मोड पर पीरस से कहता है, तो तुम्हें सुपर सैन गॉड से लड़ना है, तो फिर हम लोग ड्रैगन बॉल्स की मदद से पूछ सकते हैं कि आखिर सुपर सैन गॉड है कहाँ पर, या फिर उसे यहाँ पर टेलीपोर्ट करा सकते हैं। और ये चीज़ होने के बाद बाकायदा सुपर सैन गॉड तुम्हें डिफीट कर ही देंगे। इस मोड पर वो लोग शेनरॉन को समन करते हैं। यहाँ पर गोकू शेनरॉन से कहता है जल्दी से जल्दी सुपर सैन गॉड यामुशी को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया जाए। इस मोड पर जो शेनरॉन है वो कहता है बस इतनी सी विश है, चलो मैं ये काम अभी कर लेता हूँ। और इस मोड पर वो ये बताता है कि सुपर सैन गॉड यामुशी ये असल में एक ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को तुम 5 प्योर हार्टेड सेंस के एक रिचुअल से परफॉर्म कर सकते हो, जिससे तुम्हें सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। और गोकू इस रिचुअल को करता है और वो सुपर सैन गॉड को अचीव कर लेता है बिना ट्रेनिंग करे। जिस स्टोरी लाइन को हम सुन रहे हैं उस स्टोरी लाइन का जो गोकू है उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन सुपर टाइमलाइन के गोकू से 3 टाइम ज़्यादा है। तो फिर इसे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोकू की जो सुपर सैन गॉड होने वाली है वो जो सुपर वाली गोकू है उससे कितना ज़्यादा पावरफुल होगी। और यहाँ पर पीरस और सुपर सैन गॉड गोकू इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पीरस एक चीज़ को नोटिस कर रहा था, वो ये थी कि गोकू धीरे धीरे कर पावरफुल बनता जा रहा है। पहले तो पीरस सिर्फ गोकू के साथ खेल रहा था, बट एक एक करके टाइम ऐसा आ जाता है जब पीरस को अपनी 50% पावर्स को यूज़ करना पड़ जाता है। वो किसी मॉडल के खिलाफ अपनी 50% पावर्स को यूज़ करेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बट फिर भी गोकू अभी तक हारा नहीं था, उसकी पावर्स टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी। बट एकदम से गोकू के अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और गोकू ज़मीन पर गिरने लग जाता है। और इस मोड पर सिचुएशन ये आती है जब गोकू गिर रहा था तो एकदम से उसके बाल खड़े से हो जाते हैं और सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाती है, क्योंकि गोकू एकदम से उठता है तब उसके बाल सुपर सैन 3 की तरफ हो जाते हैं। और यहाँ पर गोकू पीरस की तरफ देखता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करता है। इस मोड पर गोकू एकदम से बेहोश हो जाता है और यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने नई अचीव करी है इसके अंदर इतनी एनर्जी लगती है जितना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गोकू की एनर्जी कम होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इस मोड पर बीरस जैसे देखता है कि गोकू उस पर इतने डेंजरस अटैक कर चुका है और वो भी इतनी कम टाइमिंग के अंदर, मतलब कि यहाँ पर बीरस के पास अल्ट्रा इंस्टेंट होने के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर बीरस को खुद से ही ज़्यादा गिल्टी होने लग जाता है, क्योंकि एक मॉडल उसे 80% तक खींच लेता है और वो मॉडल नीचे गिरता भी है तो क्यों गिरता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं थी। इस मोड पर बीरस एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक बना लेता है, एक हकाई अटैक, और वो इस अटैक को अर्थ पर करने वाला था जिससे कि अर्थ पूरी तरीके से हकाई हो जाएगी, मतलब इरेज हो जाएगी। बट तभी बुल्मा उसे नीचे बुलाती है और उसे कहती है अगर तुम हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय ना करो तो फिर हम तुम्हें एक आइसक्रीम देंगे। और इस मोड पर जो बीरस है वो आइसक्रीम के लालच में प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता,
पर वो कहता है मैं बीच बीच में आते जाऊंगा यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। इस मोड पर हम एक काफ़ी अनोन कैरेक्टर को देखते हैं और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये कैरेक्टर एक बॉल के अंदर ये सारी चीज़ें देख रहा है। जब पीरस ने गिने को थप्पड़ मारा तब ये कैरेक्टर काफ़ी ज़ोर से चीखता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। टर्लस और रेड्स की कुटाई पर भी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और जब गोकू और रेड्स वाली बैटल ख़त्म होती है तब वो एकदम से उस ऑर्ब को नीचे रखता है और वो इस मोड पर कहता है थैंक यू मुझे ये बॉल यूज़ करने देने के लिए, और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो जाते जाते एक चीज़ कहता है एक बार मुझे मल्टीवर्स में वापस आने दो, किटी कैट तुम्हारी तो खाल में नोच दूंगा।